मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, बीए पार्ट सेकंड की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लोग अपनी क्लास में भारतीय संघ की जो व्यवस्था है उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा कि भारतीय संविधान में संघ व्यवस्था के लिए राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, जो अनुच्छेद 1 में प्रदर्शित किया गया है। भारतीय संघ विभिन्न उन राज्यों से मिलकर के बना है जो स्वतंत्रता से पूर्व देसी रियासतें थीं और एकीकरण के बाद ये सभी मिलकर के संघ का निर्माण करती हैं। भारतीय संविधान में, जैसा हम लोगों ने इसकी विशेषताओं में भी पढ़ा था, कि जो संघ व्यवस्था है उसकी कुछ विशेषताएं हमारे यहाँ मौजूद रही हैं, हमारे संविधान में है, जिसमें प्रमुख विशेषताएं हैं लिखित और कठोर संविधान है भारत का। संविधान को सर्वोच्च माना गया है, यानी संविधान एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसके अनुसार केंद्र सरकार भी चलेगी और राज्य सरकार भी चलेगी। सर्वोच्च कानून है ये। संविधान ने केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया है, जिसके अंतर्गत हमने देखा था 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अतिरिक्त अविशिष्ट शक्तियां भी रखी गई हैं। इसके अलावा क्योंकि संविधान को सर्वोच्च बनाया गया है, लिखित संविधान है, इसलिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय की स्थापना की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान में मौजूद है। और जो संसद का द्वितीय सदन है, उच्च सदन, जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये प्रमुख लक्षण या विशेषताएं भारतीय संविधान में भारत की संघीय व्यवस्था को प्रकट करती हैं। लेकिन इन लक्षणों के अलावा भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक लक्षण भी हैं, जिसके आधार पर बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि भारतीय संघ एक पूर्ण संघ नहीं है, बल्कि ये संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था भी इसमें मौजूद है। केसी वीहर ने इसी आधार पर इसे अर्ध संघात्मक व्यवस्था या क्वासी फेडरल व्यवस्था कहा है। पीटी चाको का मत था कि जिस संविधान का निर्माण किया गया है वह शरीर से तो संघात्मक है, किंतु आत्मा से एकात्मक है, यानी सभी शक्तियां संसद को प्रदान कर दी गई हैं। व्यवहारतः राज्य विधानमंडलों को कोई शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। इसी प्रकार पीएस देशमुख का मानना था कि जो संविधान बना है वह संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक अधिक है। तो इन विचारकों का ये मानना है कि जो व्यवस्था संघात्मक है उससे ज़्यादा लक्षण भारतीय संविधान में हमें एकात्मकता के दिखाई देते हैं। और इसका प्रमुख कारण ये माना गया कि भारतीय संघ व्यवस्था में केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है बजाय राज्यों के। और बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनको भारतीय संघ ने नहीं अपनाया है, जो सामान्य तौर पर हम अमेरिका या स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्था में देखते हैं। जैसे इकाइयों को इतनी स्वतंत्रता है कि वो अपना अलग ध्वज रख सकते हैं, वो केंद्र से अलग हो सकते हैं, सेना रख सकते हैं। तो इस तरह की स्वतंत्रताएं भारत में नहीं है। भारत में केंद्रात्मक तरीके से व्यवस्था को संचालित किया गया है। तो इसको समझने के लिए हम ये देखेंगे कि वो कौन से तत्व हैं जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एकात्मकता को दर्शाते हैं। ये 2 प्रकार के तत्व हैं। पहला तत्व जो हम देखेंगे वो है भारतीय संविधान के अंतर्गत, और दूसरे हैं भारतीय संविधान के बाहर। सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान में वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो संघीय व्यवस्था के अतिरिक्त भारतीय व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को एकात्मक रूप प्रदान करती है। सबसे पहली व्यवस्था में जो इसमें गुण आता है एकात्मकता का, वो है इकहरी नागरिकता। सभी सामान्य तौर पर जितनी भी संविधान या शासन व्यवस्थाएं हैं विश्व में, उनमें दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अमेरिका में भी ऐसा है, लेकिन भारत में एक नागरिकता है, एकात्मक नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है, यानी केंद्र। हम सब भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी प्रांत विशेष के नागरिक हैं। लेकिन ये भारत की एकता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी व्यवस्था है, जबकि ये संघात्मक सिद्धांत के उतनी अनुकूल नहीं है। दूसरी
जो विशेषता है एकात्मक तत्व की भारत में, वो है केंद्र के पक्ष में शक्तियों का बंटवारा। जो शक्तियां हैं उनमें केंद्र के पास में ज़्यादा महत्वपूर्ण और संख्या में भी ज़्यादा शक्तियों को रखा गया है। संघ सूची में 97 विषय हैं और उसमें भी जो विशिष्ट विषय जिसमें वित्त आता है, जिसमें विदेश संबंध आते हैं, जिसमें संधि करना आता है, जिसमें मुद्रा आता है, जिसमें डाक तार आता है, जिसमें रक्षा आता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण जो विषय हैं वो सारे केंद्र सूची में रखे गए हैं। राज्य सूची पर भी केंद्र सरकार कुछ विशेष परिस्थितियों में कानून बना सकती है। तो इस तरह से केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियां इस मामले में दी गई हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भी संविधान सभा में ये कहा था कि मैं सन 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्र से भी अधिक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना के पक्ष में हूँ। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने उस समय विद्यमान आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की अनिवार्यता को अनुभव किया था। तीसरी विशेषता देखते हैं, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। जैसे भारत में इकहरी नागरिकता है, वैसे संविधान भी एक ही है। जैसा कि अन्य देशों में देखने को आता है कि राज्यों के अपने अलग अलग संविधान होते हैं और केंद्र का अपना होता है, वैसा भारत में नहीं है। भारत में एक ही संविधान है जिसको एक संविधान सभा ने बनाया था और उसी के अंतर्गत सभी राज्य कानूनों को मानने के लिए बाध्य है। चौथी जो एकात्मक विशेषता है जो उसे संघात्मकता से दूर ले जाती है, वो है केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन में समर्थता। यानी यदि किसी इकाई, प्रांत या राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो ये कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाना होगा। ऐसा कई आधारों पर है। अनुच्छेद 3 इसके बारे में कहता है, 1, किसी राज्य से उसका कोई प्रदेश पृथक कर दे या अधिक राज्यों को मिलाकर कोई नया राज्य बना दे। 2, किसी राज्य के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि कर दे। और 3, राज्य की सीमा या उसका नाम बदल दे। जैसा हमने देखा है कि केंद्र सरकार ने बहुत से नए 2 राज्यों को विभक्त कर नए राज्य बनाए हैं और कई राज्यों का नाम भी परिवर्तित किया है। जैसे हमने देखा आंध्र प्रदेश, या जैसा हमने देखा उत्तर प्रदेश, या हमने देखा बिहार, जिनको अलग अलग भागों में बांटा गया। छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तराखंड बना, और अभी हमने पिछले वर्ष यानी अगस्त में 2019 में देखा कि जम्मू कश्मीर को एक सामान्य राज्य के दर्जे से, यानी विशिष्ट राज्य का जो उसका दर्जा था, उससे उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस तरह से किसी भी राज्य से उसके प्रदेश को अलग करने का या नया राज्य बना देने का मिला करके, इसके क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि करने का, या उसकी सीमा में परिवर्तित करने का, या उसका नाम बदलने का, ये अधिकार केंद्र सरकार के पास है, जो केंद्र सरकार को बहुत शक्तिशाली बनाता है। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता हमें देखने को मिलती है जो संघात्मक व्यवस्था से अलग है, वो है संकट काल में एकात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना। संकट काल में राष्ट्रपति के पास में अनुच्छेद 352, 356 और 360 के द्वारा संकट काल की घोषणा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रीय संकट के समय संसद राज्य सूची में वर्णित सभी कानूनों पर, सभी विषयों पर कानून बनाने और प्रशासकीय नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी तरह अनुच्छेद 60 के अनुसार जब वित्तीय संकट की घोषणा की जाती है तो संपूर्ण राज्यों की सभी वित्तीय व्यवस्था पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। यदि अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो और राज्यपाल ये एक तरह से रिपोर्ट केंद्र को दे तो राज्य का कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को मिल जाता है। तो इस तरह से संकट काल की घोषणा संविधान के संघात्मक स्वरूप को समाप्त कर देती है और केंद्र इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली जो विशेषता है वो है एकीकृत न्याय व्यवस्था। एकीकृत न्याय व्यवस्था पूरे देश में न्याय व्यवस्था केंद्र से होती हुई चलती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के बाद न्यायालय का गठन एक पिरामिड के तौर पर होता है और उसमें अंतिम निर्णय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का माना गया है।
अगली विशेषता है जो एकात्मक विशेषता को प्रकट करती है। महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में एकीकृत व्यवस्था है भारत में, जिसमें सामान्य तौर पर जो हम देखते हैं वो है अखिल भारतीय प्रशासन और पुलिस सेवाओं की व्यवस्था एक रूपता स्थापित करने के लिए की गई है। यानी महत्वपूर्ण विषयों को राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना। अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित की गई। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन भारत की लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का आयोजन होता है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसके द्वारा ही समस्त निर्वाचन कराए जाते हैं। दीवानी और दंड संबंधी कानून संहिताबद्ध है और पूरे देश पर एक रूपता से लागू होते हैं। तो जहां हम अमेरिका जैसे देशों में दोहरी कानून व्यवस्था, दोहरी न्याय व्यवस्था, दोहरी उच्च न्यायिक सेवाएं देखते हैं, वहीं पर भारत में ऐसा नहीं है। अगली जो विशेषता है जो इसे संघीय व्यवस्था से अलग करती है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। भारत में राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं और उन्हीं के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। उनके प्रतिनिधि के तौर पर एक तरह से ये काम करते हैं और राज्य में सुचारू रूप से विधि सम्मत शासन हो रहा है नहीं, इसकी रिपोर्ट भी वो राष्ट्रपति को देते हैं। और यदि इस रिपोर्ट में वो संवैधानिक शासन की विफलता को इंगित कर देते हैं तो अनुच्छेद 356 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति उस राज्य विशेष में आपातकाल की घोषणा या संवैधानिक शासन की विफलता की घोषणा भी कर सकते हैं। अगला आता है आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति। संविधान में वित्तीय दृष्टि से केंद्र सरकार को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। केंद्र सरकार राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान देती है और इसके आधार पर राज्य अपना विकास करते हैं। हृदयनाथ कुंजरू ने संविधान सभा में इसके बारे में कहा था, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को वित्तीय आपात संबंधी उपबंधों से बड़ा धक्का लगा है। यानी काफ़ी कमज़ोर स्थिति राज्यों की भारत में रखी गई है। अगली बात जो आती है वो है राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। सामान्य तौर पर विश्व के जो अन्य देश हैं उनमें जहाँ भी संघीय व्यवस्था है वहाँ उच्च सदन में सभी राज्यों को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जैसा कि अमेरिका में है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। अगली विशेषता, राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाते हैं। हालांकि सामान्य तौर पर राज्यपाल की स्वीकृति से राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक कानून बन जाते हैं, लेकिन कुछ खास विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी सुरक्षित रखना पड़ता है और उनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर ही वो कानून बनते हैं। तो इस तरह से ये संघात्मक व्यवस्था के स्थान पर एकात्मक व्यवस्था को स्थापित करते हैं या उसका लक्षण ज़्यादा दिखाई देता है। अगली विशेषता जो हमें दिखाई देती है एकात्मक शासन की वो है अपेक्षाकृत सुपरिवर्तनशील संविधान। सामान्य तौर पर जो व्यवस्थाएं हैं उसमें संविधान में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन साधारण बहुमत से संसद द्वारा किया जा सकता है। कुछ विशिष्ट मामलों में ही आधे राज्यों की विधानसभाओं को इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरह से संसद ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। और अगली जो विशेषता हमें भारतीय संविधान में संघात्मकता से ज़्यादा एकात्मक दिखाई देती है वो है केंद्र द्वारा राज्यों के मतभेदों का निवारण। संघ और राज्यों के बीच या दो राज्यों में या दो से ज़्यादा राज्यों के बीच जब भी कभी विवाद उत्पन्न होता है तो संघ की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो समन्वयकारी शक्ति के तौर पर विभिन्न आयोगों और परिषदों के माध्यम से इस प्रकार के विवादों को निपटाने का काम करती है और इन सभी कामों के लिए या प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति एक केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति करता है। तो इस तरह से संविधान के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो भारतीय संघ व्यवस्था में एकात्मक तत्व को शामिल करते हैं, जिससे भारत जैसे विशाल भूभाग और विशाल जनसंख्या और उसके साथ साथ संस्कृति, धर्म, जाति और भाषा की विविधताओं को एक रूपता में पिरोकर के भारतीय संघ की रक्षा कर सके। तो ये है कुछ आंतरिक तत्व। अगली क्लास में हम भारतीय संविधान के वो बाहरी तत्व या वो व्यवहारिक तत्व पढ़ेंगे जो इसे संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं।